हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनल ईयर में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एसएससी जेई, डीएमआरसी जेई और एनी अदर। ओके, आज की वीडियो हमारी डीएमआरसी जेई 2020 के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, on the basis of durability, the average life of wood for high durability as per standard test is greater than or equal to। ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर स्टैंडर्ड टेस्ट के अनुसार हाई ड्यूरेबल टिम्बर या फिर वुड की एवरेज लाइफ कितनी होगी। ओके, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर टिम्बर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, नंबर 1 इज हाई ड्यूरेबल टिम्बर, जिसकी एवरेज लाइफ जो होती है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होती है 10 ईयर्स। अगर मैं इसमें बात करूं मंथ्स की तो ये होता है 120 मंथ्स। नेक्स्ट हमारे पास होता है मॉडरेट ड्यूरेबल टिम्बर। ठीक है, इसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है 5 to 10 ईयर्स, 60 to 120 मंथ्स। ओके, और लास्ट हमारा होता है लो ड्यूरेबल टिम्बर। ओके, जिसकी एवरेज लाइफ जो होती है वो लेस देन 5 ईयर्स होती है या फिर लेस देन 60 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर हमसे पूछा गया है हाई ड्यूरेबल टिम्बर की बात की गई, यानी हाई ड्यूरेबल टिम्बर जो होता है उसकी 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा एवरेज लाइफ होती है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स that are added to concrete to increase the rate of early strength development in concrete are called। कंक्रीट में कौन सा एडमिक्सचर ऐड करने से कंक्रीट की अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट रेट इंक्रीज हो जाएगा, यानी उसका जो सेटिंग टाइम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओके, हमारा जो पहला ऑप्शन है एयर एंट्रेनिंग एजेंट। ओके, एयर एंट्रेनिंग एजेंट जो होता है वो इंड्यूस करता है एयर बबल्स को। ओके, एयर बबल्स को इंड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है वर्केबिलिटी को। ओके, इम्प्रूव वर्केबिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। ठीक है, एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं? एक्सेलरेटर रिड्यूस करते हैं सेटिंग टाइम को, दैट मीन्स अर्ली स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये एक्सेलरेटर्स होते कौन कौन से हैं? वो होते हैं हमारे पास CaCl2, NaCl, Na2, SO4, NaOH। ये सारे एक्सेलरेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं हमारे सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए। और ये एक्सेलरेटर यूज़ कहाँ होते हैं? जब हम कंक्रीट को कोल्ड वेदर में प्लेस करते हैं तो वहाँ पर हमारे एक्सेलरेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्लास्टिसाइजर। ठीक है, तो प्लास्टिसाइजर क्या होता है? प्लास्टिसाइजर वाटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी 10% वाटर को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? ठीक है, तो लिग्नोसल्फोनिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। ओके ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है सुपर प्लास्टिसाइजर। तो सुपर प्लास्टिसाइजर जो होता है वो भी हमारा वाटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन ये हाई रेंज में वाटर को रिड्यूस करता है, यानी 20 to 40% तक ये वाटर को रिड्यूस करता है कंक्रीट से। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 170 डिग्री 15 मिनट, देन इट्स क्वाड्रेंटल बियरिंग इज। होल सर्कल बियरिंग जो है वो हमें दे दी गई है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? क्वाड्रेंटल बियरिंग। सबसे पहले जो होल सर्कल बियरिंग होती है उसमें जो हम एंगल मेज़र करते हैं वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं, जो कि हमें दी गई है 170 डिग्री 15 मिनट। ओके, और जो हमारे पास होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग, एंगल जो मेज़र करेंगे वो हम नॉर्थ से या साउथ से एंगल मेज़र करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग जो होगा तो क्या करेंगे, इस टोटल 180 डिग्री में से मैं 170 डिग्री 15 मिनट को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 180 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 170 डिग्री 15 मिनट, ये आएगा 9 डिग्री 45 मिनट। अब ये डायरेक्शन भी हम इसमें शो करते हैं। ठीक है, तो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा साउथ 9 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। ठीक है,
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज़ 100 फीट लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक ईच ऑफ 1 फीट। वो कौन सी चेन है इनमें से जिसकी टोटल लेंथ जो होती है वो 100 फीट लंबी हो और जो टोटल लिंक्स हो वो भी 100 हो। जो हमारे पास इंजीनियर्स चेन होता है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं जो इंजीनियर होता है उसको सब कुछ आता है, दैट मीन्स 100 आउट ऑफ वो 100 मार्क्स लेकर के आता है। मतलब यहाँ पर इसकी क्या है, टोटल लेंथ ये हो जाती है और टोटल लिंक्स ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे इंजीनियर्स चेन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ गंटर्स चेन की। ठीक है, तो गंटर्स चेन को हम ऐसा मान लेते हैं कि जो गंटर है वो एवरेज स्टूडेंट है, वो 66 मार्क्स लेकर के आता है आउट ऑफ 100। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 66 फीट है, ओके, और टोटल लिंक्स जो हैं वो 100 हैं। ये हो जाता है हमारा गंटर चेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक चेन की। मैट्रिक चेन जो होता है हमारे पास वो हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है 20 मीटर चेन, एक होती है 30 मीटर चेन। जो 20 मीटर चेन होती है उसमें 100 लिंक्स होते हैं, ठीक है, और जो 30 मीटर चेन होती है उसमें 150 लिंक्स होते हैं। और लास्ट हमारे पास जो है रेवेन्यू चेन। ठीक है, रेवेन्यू चेन की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है हमारे पास 33 फीट और टोटल लिंक्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं 16। तो यहाँ पर पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 100 फीट लॉन्ग और 100 लिंक्स, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the range of slump values for the low degree of workability of concrete? लो वर्केबल कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू की रेंज क्या होती है? तो यहाँ पर हम हर एक को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सट्रीमली लो वर्केबल कंक्रीट, तो जो इसकी स्लम्प वैल्यू होती है वो होती है 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी लो वर्केबल कंक्रीट, तो इसकी जो स्लम्प वैल्यू होती है वो होती है 0 to 25 mm इसकी स्लम्प वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लो वर्केबल कंक्रीट और इसकी जो हमारे पास स्लम्प वैल्यू होती है वो होती है 25 to 50 mm। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडियम वर्केबल कंक्रीट जिसकी स्लम्प वैल्यू होती है 50 to 100। और लास्ट हमारे पास एक आता है हाई वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, हाई वर्केबल कंक्रीट जिसकी स्लम्प वैल्यू जो होती है वो होती है 100 से लेकर के 175 mm तक। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है लो डिग्री ऑफ वर्केबल कंक्रीट। लो वर्केबल कंक्रीट की जो स्लम्प वैल्यू होती है उसकी रेंज जो होती है वो होती है 25 to 50 mm, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। Our next question is, according to Euler's theory, long columns, when one end of the column is fixed and other end is hinged, the crippling load is equal to। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, अगर एक साइड जो है वो फिक्स हो जाए, ओके, एंड अदर विल बी हिंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्रिपलिंग लोड क्या होगा। तो क्रिपलिंग लोड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टोटल लेंथ जो है ये L है, ठीक है, तो L इफेक्टिव जो होती है यहाँ पर वो ये होती है, जो लेंथ हमारी बकल होती है उसी को हम L इफेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर जो L इफेक्टिव होती है वो होती है हमारी L/√2। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर जिप्सम एंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इन सुटेबल प्रोपोर्शन एंड ग्राइंडिंग। जब हम OPC को पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर प्लस जिप्सम और प्लस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को सुटेबल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, कौन सा सीमेंट हमें मिलेगा? जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास वो है क्विक सेटिंग सीमेंट। ओके, यानी क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिप्सम को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जिप्सम को रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो क्विक सेट हो जाए। ठीक है, सीमेंट जो है क्विक सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो होती है 5 मिनट। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो होता है 30 मिनट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। दोस्तों पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होता है?
ओपीसी क्लिंकर, ठीक है, 35% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 35%। प्लस इसके साथ हम जिप्सम ऐड करते हैं, प्लस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ऐड करते हैं, तो हमारा बनता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ओके, बात करते हैं स्लैग कंटेंट होता क्या है। ऑक्साइड ऑफ, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ लाइम, सिलिका एंड एलुमिना, ये होते हैं हमारे स्लैग कंटेंट, ठीक है। और स्लैग कंटेंट जो होते हैं वो वेरी करते हैं हमारे 25% से लेकर के 65% तक। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता क्या है। जब रॉ मटेरियल्स यानी कैल्केरियस एंड आर्गिलेसियस मटेरियल को कैल्सिनेशन प्रोसेस से मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, और उन क्लिंकर्स को पुलवराइज करने पर जो मटेरियल हमें मिलता है या जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें लिमिटेड ऑक्सीजन देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, लिमिटेड ऑक्सीजन हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस, ठीक है। दूसरा हमने बात की पुलवराइजेशन की, जब हमारे क्लिंकर्स होते हैं, ठीक है, क्लिंकर्स को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पुलवराइजेशन, और इन्हीं दोनों प्रोसेस से मिलकर बनता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इस पोर्टलैंड सीमेंट में जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं हमारे, सबसे पहले तो लाइम होता है, नेक्स्ट होता है हमारे पास सिलिका, नेक्स्ट होता है हमारे पास एल्यूमिना, और नेक्स्ट होता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड। ये हमारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यानी सल्फेट को रेजिस्ट करने वाला, ठीक है। तो बोक्स कंपाउंड आपको पता ही है, बोक्स कंपाउंड में एक कंपाउंड होता है C3A, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सल्फेट अटैक के लिए, ठीक है, जो सल्फेट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में हम क्या करते हैं, इसी कंपोनेंट को हम बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करते हैं, यानी लेस देन 5% हम इसे यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है ये ग्रेटर देन 40 डिग्री टेम्परेचर के लिए ही यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है सीवेज में एंड कैनाल लाइनिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, वो ऑप्शन जो है वो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट सही होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, A hand operated concrete mixer was purchased at 10,000. The salvage value was to be assumed at 2,000 after 4 years. Then the depreciation value by straight line method is, okay. एक हैंड ऑपरेटेड कॉन्क्रीट मिक्सर परचेज किया गया जो कि 10,000 का था, ठीक है। उसकी जो साल्वेज वैल्यू थी 4 साल बाद वो घटकर कितनी हो गई, 2,000 हो गई। साल्वेज वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए आपने कोई मटेरियल खरीदा, ठीक है, कोई भी सामान आपने खरीदा और आपने उसे यूज़ किया, ठीक है, और यूज़ करने के बाद अब आप इसे बेच रहे हैं लेकिन बिना डिसमेंटल किए, ठीक है, बिना डिसमेंटल यानी बिना टूटे फूटे आपने इसे बेच दिया, ठीक है। तो उस समय जो उसकी जो वैल्यू होती है वही उसकी साल्वेज वैल्यू कहलाती है। स्क्रैप वैल्यू में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी सामान खरीदा लेकिन अब वो टूट फूट गया है और फिर हम उसे बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा स्क्रैप वैल्यू। और साल्वेज वैल्यू होता है बिना डिसमेंटल किए हम उसे बेच देते हैं, तो वो होती है उसकी साल्वेज वैल्यू। तो हमें फाइंड आउट करना है डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट उसमें से जो हमारी साल्वेज वैल्यू कट गई अपॉन लाइफ, ठीक है, जो इसकी लाइफ थी, ठीक है, तो हम रख देंगे इसमें वैल्यूज़, ठीक है, 10,000 माइनस 2,000 अपॉन 4, वो हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाइनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड बाय, फाइनेस जो हम टेस्ट करते हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट का किससे किया जाता है, ठीक है। तो फाइनेस टेस्ट जो किया जाता है वो हमारा किया जाता है ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट से, उससे हम फाइनेस को चेक करते हैं, ठीक है। फाइनेस मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम चेक करते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता क्या है, तो वो होता है सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम। हमारा जो स्लम कोन एपरेटस है, ठीक है, जो स्लम कोन एपरेटस है इससे हम वर्केबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है, वर्केबिलिटी को चेक करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास विकार्ट एपरेटस है, इससे हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। और ली चैटेलियर्स एपरेटस है, इससे हम साउंडनेस चेक करते हैं। साउंडनेस दैट मीन्स कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज, सीमेंट या कंक्रीट जो है हमारे पास उसका कितना वॉल्यूम चेंज हुआ वो हम साउंडनेस में चेक करते हैं, यानी ली चैटेलियर एपरेटस से हम उसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन सही हो जाता है। Our next question is, what is the mixing proportion for the M20 grade cement concrete? Okay, यानी जो M20 ग्रेड है उसके लिए हमारे पास सीमेंट एग्रीगेट रेशियो क्या होता है। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो जो होता है हमारा वो फाइन एग्रीगेट का होता है और लास्ट जो होता है हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का होता है। देन उसके बाद वाटर होता है, ठीक है। देखिए M5 के लिए क्या होती है वैल्यू, ठीक है। M7.5 के लिए क्या होती है वैल्यू, M10 के लिए क्या होती है, M15 के लिए क्या होती है, M20 के लिए क्या होती है और M25 के लिए क्या होती है वैल्यूज़। M25 के लिए जो सीमेंट रेशियो होता है वो होता है 1:1:2, ठीक है। ये रेशियो होता है M25 के लिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाएंगे, ठीक है, इस सीक्वेंस में आप याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। इस सीक्वेंस में आप जैसे ही ऊपर की साइड बढ़ते जाएंगे आपके जो रेशियो है वो भी बढ़ता जाएगा। कैसे, M20 का क्या हो जाएगा 1:1.5:3, ओके। नेक्स्ट हम M15 की बात करते हैं तो 1:2:4, ओके। नेक्स्ट M10 तो 1:3:6, M7.5 तो 1:4:8, ओके। और लास्ट है हमारा M5 का, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1:5:10। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है M20 ग्रेड का, ठीक है, तो 1:1.5:3, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्किंग एज ऑफ एन एलिडेट इज नोन एज। तो वर्किंग एज जो होता है एलिडेट का वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एलिडेट होता कैसा है, वो कुछ इस टाइप का होता है, ओके। सर्वे में आपने देखा होगा एलिडेट होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये होती है हमारी वर्किंग एज, ओके। ठीक है, इसे हम आई पीस बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। और इसी वर्किंग एज को हम बोल देते हैं, इसी वर्किंग एज को हम बोलते हैं फिड्यूशियल एज भी बोलते हैं, ठीक है। फिड्यूशियल एज, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, फिड्यूशियल एज भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई, रिजिडिटी मॉडुलस जी एंड बल्क मॉडुलस के इज गिवन बाय। तो यहाँ पर हमें जो है रिलेशन बताना है ई, जी और के बीच। वो होता है हमारे पास E इज इक्वल्स टू 9 kg/3k+g, ओके। ये रिलेशन होता है हमारा E के और G के बीच में। एक रिलेशन होता है G और E के बीच में, ठीक है, वो हो जाता है हमारा E/2 1+μ, ओके। ये एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन और होता है, वो होता है बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस के बीच में, वो होता है E/3 1-2μ। और एक लास्ट रिलेशन होता है पॉइजन रेशियो, यानी म्यू जो होता है वो पॉइजन रेशियो होता है, ठीक है। 3k-2g/6k+2g, ठीक है। के जो है वो बल्क मॉडुलस है, जी जो है वो शियर मॉडुलस या फिर रिजिडिटी मॉडुलस हम उसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटरबर्ग लिमिट डज द वाटर कंटेंट इन द सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है
वो वाटर कंटेंट जहाँ पर सॉइल हमारी जो है लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट की तरफ गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा वाटर कंटेंट, ठीक है। तो वाटर कंटेंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये होता है सॉलिड स्टेट, ये होता है सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये होता है प्लास्टिक स्टेट और ये होता है हमारा लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर कंटेंट इन द सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। जहाँ पर लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट की तरफ को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है, ये हमारा कहलाता है WL, यानी इसे हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट, ओके। लिक्विड लिमिट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो ये नेक्स्ट है ये हमारा है प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। और ये हमारा होता है श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा है इसने लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट की तरफ जाने वाली जो बाउंड्री लेयर है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग। टाटा, बाय बाय।